किस कैसे क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट को देखा था कि नहीं, ये ग्रीन पार्ट कैसे वेरीगेटेड लीफ में, ये बात देख ली थी। और दूसरा क्लोरोफिल को, ये CO2 को कैसे देखा। सही है, एओएच डाल दिया था तो उससे पता चल गया। हाउ प्रूव दैट हाउ सनलाइट इज नेसेसरी। तो एक पौधे को रोशनी में रखो, एक को अंधेरे में रख दो, एक हफ्ते बाद दोनों की ग्रोथ देखो। So prove that sunlight is essential for photosynthesis. Now, take two plants, healthy plants of similar size. Two healthy plants of similar size. Keep one in sunlight while other in dark room. ठीक है, after 1 week observe the growth in both the plant kept in sunlight is still healthy and shows growth, while जो दूसरा प्लांट है वो it is in stress or unhealthy condition and shows no growth, क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस की नहीं, वो इमरजेंसी में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, उसने अपना बना बना खाना खाया, बना बना खाया। प्लांट केप्ट इन सनलाइट, इन सनलाइट इज हेल्दी एंड शोज ग्रोथ, while plant kept, पहले ये रबर का प्लांट रखा था, उसकी कई पत्तियां खराब हो गई, फिर उसे रखना पड़ा। बिना सनलाइट के चलते नहीं है पौधे, तो हमने रख दिया अंधेरे अंधेरे इधर उधर सोच इसका समझा था कितनी देर करेगा, महीने भर। अब ये तो अंदर वाले पौधे हैं, तो इनको हल्की सनलाइट मिले तो ठीक है, बिल्कुल अंधेरे में रख दोगे तो ये भी फेल हो जाएंगे। लेकिन जिनको सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत है उसको फिर से रखना पड़ा। 4-5 पत्तियाँ गिरी हुई हैं उसमें। तो इस तरीके से वाइल प्लांट केप्ट, इसमें रखा गया इन डार्क रूम इज अंडर स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस है, अनहेल्दी, अनहेल्दी उसको ऐसे लगेगा कि अब ये मर ही जाएगा, ऐसा लगेगा, एंड शोज नो ग्रोथ। उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है ना। तो एक हमने क्लोरोफिल देख लिया, एक CO2 देख लिया, और चौथी चीज शो दैट वाटर इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो take 2 potted plants in healthy condition. Potted plants को इधर उधर मूव कर सकते हो, और ऐसे जमीन में लगे हुए ले लोगे तो क्या करोगे। Plants in healthy condition of similar size. Similar size के लिए ठीक है। Keep in sunlight, open में रख दो, keep in open, sunlight in both, and keep watering first plant in a regular interval, excess watering नहीं करनी है। So keep both plants in sunlight, ठीक है। Keep watering first plant at regular interval of time,
while do not water other observe the condition after 1 week. First plant is still healthy and shows growth. While other one, yes, second one is almost died. क्योंकि धूप में रखोगे तो बिना पानी के तो नहीं चल पाएगा. Okay. Next is देखिए each organism is adopted heterotrophic mode of nutrition. ये आपने ऑटोट्रोपिक बता दिया, लेकिन heterotrophic mode of nutrition में क्या है? Adapted to its environment. So the organism which cannot make their food has the facility of locomotion. जो अपना खाना नहीं बना सकते उनको भगवान ने पैर दे दिया कि जाके खा तो लो, ठीक है कि नहीं? Has the facility of locomotion. So it is the deer which is allowed to go and take the herbs. वो herbs को खा लेता है, लोकोमोट करता है, ठीक है? तो वो ऐसे खा लेगा. डियर इज ईटन बाय सम अदर ऑर्गेनिज्म, वो किसी और के द्वारा खा लिया जाएगा. सो देयर आर द रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय देम. देयर आर आल्सो सम ऑर्गेनिज्म विच इवन कैन नॉट लोकोमोट एंड आल्सो कैन नॉट प्रिपेयर फूड. ऐसी स्थिति में सुजैन उनको बोल दिया ठीक है तुम लोकोमोट भी नहीं कर सकते हो, फंगी वर्ल्ड के हो. फंगस मशरूम होता है कि नहीं? मशरूम जैसे मशरूम वाइट कलर का भी, अलग अलग कलर के भी आते हैं. जंगलों में जाओगे बहुत कलर के भी मिल जाएंगे. अब लेकिन उसमें बहुत सारे जहरीले होते हैं, सिर्फ यही एक कैटेगरी जो हम लोग खाते हैं. तो दे विच कैन नॉट लोकोमोट, कैन नॉट प्रिपेयर फूड, दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड अल्टीमेटली दे सर्वाइव. तो ऐसे को क्या कहेंगे बताओ, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर. स्कैवेंजर तो गिद्ध लोग हैं, जो चील लोग हैं, तो दैट इज सेप्रोट्रोप्स हो सकते हैं अगर मान लीजिए, और सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना? तो अब ये देखो सेप्रोजोइक है और सेप्रोफाइटिक. एनिमल पे अगर खा रहा है बैक्टीरिया तो सेप्रोजोइक है. और पौधों की जो सड़े गले बार्क पे नहीं उगाते बहुत सारे फंगस, ऐसा देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा तो बताओ, अपनी वीडियो में देख लेते हैं. तो इस तरीके से तो इस ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है एक ग्रुप का कि जो क्या करेगा, तो उनको कहते हैं सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक के हमने बताया था कि जो मृतोपजीवी हैं उनके 3 है, किसके एवेंजर्स बताए थे, सेप्रोजोइक और सेप्रोफाइटिक, ये सब बता रहे हैं. तो सेप्रोट्रोफिक के 3 हैं मृतोपजीवी. अब जरा देखिए कि No. फंगी हमने आपको वो दिखा दिया था कि जैसे पैरासाइट, बहुत सारे हम लोग के पेट में पैरासाइट होते हैं जो ऑपरेशन से निकाले जाते हैं, दिखाया था कि नहीं? तो जो अमरवेल भी दिखा दी थी, ये भी दिखा दिया था. अब आप लोग देख लीजिए फंगी वर्ड. फंगी वर्ड The world today brings many dangers to the diversity of the fungi world. The spiny,
कोई एक नहीं होते हैं, कई तरीके of fungi for the functioning of the forest. The most mysterious group. ये देख लिया कि नहीं आपने? सो इट इज ट्रैपिंग द पैरामीशियम। पैरामीशियम ये शू लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्लीपर लाइक, और ये अंदर अब फिर क्या है, इसके अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम डाल देगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग बायोकेमिकल सब्सटेंसेस। ये प्रोटीन है, एंजाइम तो प्रोटीन है ना, वेरी एक्टिव प्रोटीन, डाइजेस्टिव प्रोटीन, और वो उस देखो तड़प रहा है अंदर और खा लिया। तो इसने इंजेक्शन किया, इंजेक्शन के बाद अब यहाँ क्या चल रहा है बताओ? नेक्स्ट इज देखो खत्म ही होने के, ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहा है ना। सो इस तरीके से ना दूसरी चीज है कि अब इसका क्या होगा, डाइजेशन। हमने इंजेस्ट किया तो बताओ डाइजेशन कहाँ पर होगा? उत्कर्ष, अच्छी बात है। दिव्या, बिल्कुल सही बोल दिया उन्होंने कि भाई सेलेब्री अमाइलेज अपना काम नहीं करेगा क्या? हम तो 20 बार रोटी चबाते हैं और जो हमारे पॉली शुगर है और डाई शुगर है वो तोड़ दिया जाता है, वहीं पे ग्लूकोज में टूट गया। समझ में आया? तो इस तरीके से माउथ में बहुत सारे सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, ना सिर्फ हमारे टंग में बल्कि जो अंदर की इनर लाइनिंग्स ऑफ चीक हैं उनमें भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, उन सब से सलाइवा निकलता है। सलाइवरी हमें ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट, सो द डाइजेशन स्टार्ट इन अवर ब्यूकल कैविटी, माउथ में ही हो जा रहा है। माउथ में जो सलाइवा है, लार टपकती है आपका खाना देख के, वही तो डाइजेस्टिव एंजाइम है। उसके बाद ये ईसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में, और फिर स्टमक में जाता है, और स्टमक में 25% डाइजेशन होता है। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जिसको डिओडीनम कहा जाता है। डिओडीनम, जेज्यूनम, इलियम, ये इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, डुओडीनम, जेज्यूनम और इलियम। तो एक बात बताई, ब्यूकल कैविटी, फिर क्या आया बताओ अंशुप्रिया? ईसोफेगस, फिर इंटेस्टाइन। सही है कि नहीं? तो अब अगली चीज क्या होगी, अगला स्टेप क्या है? जब आपने इंजेस्ट कर लिया, खाना ले लिया, तो डाइजेस्ट होना चाहिए कि नहीं? व्हाट डज इट मीन बाय डाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ complex food into simpler substances। जैसे हमने क्या किया कि प्रोटीन खा लिया और उसको ब्रेकिंग डाउन में किस में तोड़ा जाएगा? एमिनो एसिड। तो प्रोटीन से एमिनो एसिड को तोड़ने के लिए 2 तरीके के एंजाइम, ये सब एंजाइम हैं, पेप्सिन या ट्रिप्सिन, ठीक है कि नहीं? तो कौन कौन तोड़ेगा? पेप्सिन, और दूसरा क्या है? ट्रिप्सिन। क्या मैम तुम ये बताओ कि ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है? तुम तो सब जानते हो। और पेप्सिन, सही है। और इसी तरीके से अंशुप्रिया, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट ना लिखे हम ये भी लिख सकते हैं कि डाई शुगर और पॉली शुगर, क्योंकि फिर तो ग्लूकोज भी इसमें आ जाएगा नहीं। तो अब सभी हमने लिख दिया है, लेकिन इसको किसमें तोड़ा जाएगा? ग्लूकोज में, मोनो शुगर में तोड़ दिया जाएगा। तो बहुत जगह से लिखा रहता है, इसीलिए मैंने भी लिख दिया है ना इसमें, लेकिन ग्लूकोज भी इसी में ही आता है। तो बताओ किसके द्वारा तोड़ा जाएगा? कोई बात नहीं, मैं आप बता दीजिए। बिल्कुल सही। तो सलाइवरी अमाइलेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज। लड़कियां कुछ खाने पीने में शर्माती, इसीलिए शर्माने के लोग खाना छुपा के खाते हैं। दैट मीन्स कि कहीं कैसे हम बता दें कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे तोड़ा जाता है। और तीसरी चीज है, हमने तेल खाया, फैट खाया, तो फैट भी तोड़ दिया जाएगा। तो फैट को तोड़ने के लिए भी हमारे लीवर के अंदर ये बाइल डक्ट है, ये देखो, और इससे साबुन पानी निकलता है। कभी तुमने ऐसा किया है कि तेल को बोतल में डाल दो पेप्सी में पानी के साथ और थोड़ा साबुन डाल के हिलाओ, तो वो तेल तेल रह जाएगा कि छोटी छोटी बूंदों में बदल जाएगा?
छोटी छोटी बूंदों बदल जाएगा। तो ये बाइल जूस जो ग्रीन कलर का है, ये बाइल डक्ट है, जिसमें से कोई जूस निकले उसे डक्ट या छेद कहते हैं। डक्ट का मतलब छेद होता है ना। तो लीवर के अंदर बाइल डक्ट है, लीवर के अंदर क्या है, गाल ब्लैडर। ये पूरा नाम क्या है बोलो, गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर में एक बाइल जूस निकलने वाला यहाँ एक डक्ट बना हुआ है, छेद। इस वजह से ये बाइल डक्ट है। और बाइल डक्ट से जो येलोइश ग्रीन सोपी लिक्विड निकलता है उसे बाइल जूस कहते हैं। और वो हमारे फैट को क्या करता है, बोलो। हाँ, ये बहुत अच्छा प्लान। देखो इन्होंने ब्रेक डाउन नहीं बोला, ये बहुत बड़ी बात है। बोला सिर्फ उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ा नहीं है। फिजिकली क्या किया है, लार्ज सरफेस एरिया दे दिया, नहीं। और फिर बाद में जब ये चीज हो गई तो हमारे पैंक्रियाज में एक लाइपेज है, उस लाइपेज ने इसको तोड़ के फैटी एसिड और ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर दिया। दो चीजें बताई गई। फैट खाया तो पहले छोटे छोटे आप दानों में तोड़ोगे कि नहीं, जिससे कि बहुत सा प्रोटीन उस पर एक्ट कर सके। एक साथ तेल होगा तो डाइजेस्ट होगा। तो उसके लिए तो क्या हुआ बोलो, जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स थे उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स, स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स में किसने बनाया, बाइल जूस। बाइल जूस एक साबुन है। बाइल जूस क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ बेस। बेस और साबुन एक ही चीज, समझ आ रही बात है, जिसे एसिड और बेस होता ही नहीं। तो बाइल जूस कन्वर्टेड इनटू स्मॉल स्फेरिकल ग्लोब्यूल्स सो दैट उस पर कौन एक्ट कर सके, बताओ। अगर सुन रहे होगे तो बता लोगे। हाँ बोलो, लाइपेज। ओनली लिसनिंग इज लर्निंग, और कोई रास्ता नहीं। ये लोग कैसे बताना है, सुन रहे हैं। और लाइपेज ने, अभी देखो फिर से सुन रहे होगे तो ही बता पाओगे। लाइपेज ने इन जो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स थे उसको किस में बदल दिया, ये बताइए। सुन ही नहीं रहे आप, बताओ। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड में बदला और किसमें, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास एक ग्लिसरॉल रखा भी है या ग्लिसरीन, यही ग्लिसरॉल है। अब इसका फार्मूला बता देंगे, लेकिन ये फैट से ही बना है। फैट्स को उसने दो चीज़ों में तोड़ दिया, फैटी एसिड में तोड़ दिया और किस में बदल दिया, ग्लिसरॉल। समझना, जैसे तुम्हारे पास एक फैटी एसिड का ये विनेगर होता है, उसी की तो कैटेगरी है CH3COOH। उसी में हमने तुम्हें बताया था अमूल बटर ब्यूटारिक एसिड होता है। और साथ में तो फैट को किन दोनों चीज़ों में लिया, तोड़ा गया, और ग्लिसरीन जानती हो, मुंह पे छालों में लगाया जाता है, उसी को ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, ग्लिसरॉल। तो अभी बता देते हैं, अभी आपको समझा देंगे। तो फैट किस में टूटा बताइए, फैटी एसिड में और किस में, ग्लिसरॉल। सही है। ग्लिसरॉल कुछ नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये कार्बन के मॉलिक्यूल हैं जिसमें 3 OH लगा। OH को ऑल कहते हैं। ये ग्लिसरॉल है। फैटी एसिड का फार्मूला तो हमने तुमको बता ही दिया था। ये क्या होता है, C3H7 और COOH। इतना जानने की जरूरत नहीं है, अगर ऊपर वाला जान गए तो नीचे जानने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को मिला दो तो फैट बनता है। ये चीज यहाँ जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, फैट। फिर से समझो, ये मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, क्या रख दे रहा हूँ बताओ। और क्या बताया, C3H7 बताया कि नहीं, C3 और H7। यही तो हमने बताया था, ब्यूटाइरिक एसिड। अमूल बटर बताया था कि नहीं, जब सड़ जाता है या रैंसिड हो जाता है तब ये बनता है। फिर से देखो, एक और लिखो, COOH और C3H7। और देखो HOOC और दैट इज H7C3। इन दोनों में से वाटर निकल जाए, ये देखो, ये वाटर निकल जाए, तो वाटर अगर निकल गया तो फिर क्या होगा बोलो, फिर से फैट बनाया जा सकता है। तो CH2OOC और H7C3, फिर ये सब मिल जाएंगे, एक साथ इनकी कैटेगरी बन जाएगी। दैट इज CHOOC और H7C3 और CH2OOC और H7C3, यही फैट है। और बोलो फैट किस में टूटेगा, फैट, ये फैट है,
और अगर मैं सोचो कि फैट में यहाँ पर इसको क्या दे दूं बताओ, OH दे दूं, और इसको क्या दे दूं H, तो क्या COOH ना बन जाए। और इसको क्या दे दूं बताओ OH, और इसको क्या दे दूं H, तो COOH, और यहाँ भी दे दूं OH। तो क्या तुम जब घी खाते हो तो बहुत सारा पानी पीते हो घी तेल के बाद, जिससे कि तुम्हारा फैट किसमें टूट जाए। और देखो ये टूटा, तो इस फैट को तोड़ने के लिए, तो फैट क्या था, ये जब ये लाइन ना खींचो तो ये पूरा फैट है, ये टूट जाए तो ये बना फैटी एसिड, और ये क्या बना ग्लिसरॉल है। सो इस तरीके से सिर्फ आप मुझे ये बता दो कि फैट किसमें टूटता है और इसे कौन तोड़ता है। बाइल जूस इसे नहीं तोड़ता है। बाइल जूस तो तेल को छोटे छोटे, तुम तेल में साबुन मिलाओ, एक बोतल में रखो, हिलाओ, जब मिक्सी मिला दो तो क्या छोटे छोटे तुमको ऐसा लगता है कि ये कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाता है, वो कोलॉइडल सोल्यूशन बदलता है। देखो बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी, ये कह रहे हैं कि सर कोलॉइडल सोल्यूशन में बदलता है कि इमल्सिफाई करता है। अब इनकी बात का जवाब दो तो डाउट नहीं करते। इमल्सन क्या होता है दिव्या, ये डाउट में डालें। अमन हाँ बोलो। वो सही बोले, इमल्सन कुछ नहीं है, तेल और पानी जहां मिल जाएं, दैट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड विच इज ऑफ द साइज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, कोलॉइडल साइज होता है नहीं, तो उसे इमल्सन कह रहे हैं। दूध इमल्सन है क्योंकि दूध में फैट भी छोटे छोटे दाने, ऊपर घी तैरता रहता है और पूरा पानी है। देखो दूध ही से तो घी निकलता है, लेकिन घी कैसे मिला हुआ है। तो ऐसे ही जब इसके ऊपर बाइल जूस पड़ता है तो जैसे छोटे छोटे फैट के दाने और पूरा पानी, यही तो इमल्सन है। दूध, मिल्क इज ऑल्सो इमल्शन। मिल्क क्या है, इमल्शन क्या चीज होता है, मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज नोन एज इमल्शन। मिल्क एक इमल्शन का सबसे अच्छा उदाहरण है कि नहीं। तो अब हमने इनसे क्या कहा था कि द फैट कन्वर्ट्स लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, तो इन्होंने कहा एक्सक्यूज मी सर, बाइल जूस इमल्सिफाइज द फैट। क्या ये ठीक बता रहे हैं, सही है। तो बाइल जूस क्या कर रहा है, इमल्सिफाई कर रहा है। और फिर इन्होंने आगे क्या ऐड किया रिया बताओ, इमल्सिफाई हो गया फैट, अब क्या होना बाकी है, तो उसे कौन करेगा, लाइपेज। सही कह रही हो, तो लाइपेज तोड़ देगा। पहले छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा, तो यहाँ पर लिख दें फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में से किसने तोड़ा, तो लिखो बाइल जूस इमल्सिफाइज। इमल्सिफाई का मतलब समझ में आ गया, छोटे छोटे दानों में मिक्सिबल बना देना, इमल्सिफाइज। और फिर लाइपेज, हाँ सुप्रिया, ये लाइपेज कहाँ पाया जाता होगा, बोलो दिव्या। पैंक्रियाज में, अग्नाशय में। तो लाइपेज ब्रेक्स डाउन। तो ये जो बाइल जूस है ये प्रोटीन है अंशुप्रिया की लाइपेज। सुजैन बोलो। जो बाइल जूस है जिसमें OH लगा हुआ है वो सब बेस है। ये KOH है, देखो कैसे कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें बाहर तक निकल आ रहा है। इतना खतरनाक है कि अगर मेरे हाथ में अगर थोड़ा भी पानी लगा होता तो कट ही जाता मेरा, इतना KOH सो डेंजरस। अगर ये गलती से यहाँ गिर जाते पूरा गलाते गलाते नीचे तक लकड़ी गला, इट इज सो डेंजरस। और पानी में सीधा मिला दिया जाए तो बहुत टेस्ट ट्यूब ही बस्ट हो जाए। तो समझ में आ गई। तो जैसा अभिषेक ने बताया सर, वो जो बाइल जूस है वो OH है, उसमें वो बेस है। ये तो साबुन पानी है जिसमें जिसे ये OH वाले वो सब क्या है, यही साबुन पानी जो घर में सब सोप है, सब में OH है। समझ में आया, चाहे डिश वॉशर है सब में OH जिसमें लगा है, NaOH KOH, ये सब किसके काम में आते हैं, हाथ धोने, साबुन पानी, ठीक है कि नहीं। और एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं, जो हमारी बॉडी में एसिड्स निकलता है, जो अलग अलग तरीके के पसीना निकलता है, हम सबको समझ में आया। तो जो बाइल जूस है क्या ये प्रोटीन है, ये बेस है। ये क्या है बोलो, और लाइपेज क्या है, एंजाइमल प्रोटीन। क्या बताया था, इतनी बात समझ। अब जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ वो तुम्हें बोलना है।
ठीक है। नाउ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स आर इमल्सिफाइड, इनको इमल्सिफाई किया गया एट द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आ रही है जरा देखो तो, स्टमक के नीचे, ये स्टमक है, स्टमक में ये लीवर हो गया और इसी में ये इंटेस्टाइन है ना, तो इसी से तो जुड़ी होगी। तो इसका जो अपर पार्ट होगा इसी इंटेस्टाइन, यह तो कॉइल है लेकिन अपर पार्ट भी होगा, तो अपर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर में फिर से सुनो, दैट इज एट अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स आर इमल्सिफाइड बाय बाइल जूस एंड फर्दर it is broken down into fatty acids and glycerol by lipase. इतना बोल के दिखा। एक वर्ड और बोलो, सब बहुत अच्छा बोला है। दिव्या बोलो। At the upper part of the small intestine, fat molecules are emulsified into smaller globules by bile juice, and further it breaks down into fatty acid and glycerol by lipase. सुजैन। So at the upper part of the small intestine, large fat molecules are emulsified एक ही बात है ना, ब्रोकन डाउन तो नहीं वही मल्टीप्लाई ना। emulsified into small fat globules by bile juice and further broken down into fatty acid and glycerol by lipase. At the part of small intestine, large fat molecules are emulsified by bile juice into small globules and further break down into fatty acids and glycerol by lipase. सही है। अब दूसरी चीज देखो, लाइपेज से ब्रेक डाउन करता है, तुमको सब बता दिया। प्रोटीन किसमें टूटता होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट। और विटामिन और मिनरल कुछ नहीं टूटते, वो तो ऐसे ही ले ली जाते, उनमें भी विटामिन चाहिए, हमको भी विटामिन चाहिए, ठीक है कि नहीं। तीन ही चीज टूटती। तो डाइजेशन तुम्हें समझ में आ गया। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन ह्यूमन इन 3 डिफरेंट ऑर्गन्स। जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कौन से 3 ऑर्गन है जहाँ डाइजेशन होता होगा, बोलो। और बकल ब्यूकल कैविटी नहीं बता रहे, वहाँ पर भी तो हो रहा है ना, माउथ बोला था। चलो ठीक है। तो इस तरीके से पहली चीज बताई खाना खाया, और दूसरी चीज क्या बता दी, डाइजेस्ट हो गया। आगे देखिए, जब ये हमारे ईसोफेगस में खाना आया और ये जे शेप है, और जे शेप के बाद क्या है बताइए, ये जो क्वाइल स्ट्रक्चर है, तो क्वाइल स्ट्रक्चर ही तो इंटेस्टाइन है। जब ये पूरी तरीके से, ये देखिए, तो इसमें ये, तो इसके अपर पार्ट में यहीं स्टमक के ठीक पीछे ऐसा फूल नुमा एक पैंक्रियाज है, और उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? क्या पैंक्रियाटिक अमाइलेज पाया जाता है, क्या उसी में ये ट्रिप्सिन भी पाया जाता है, जरा देखो कहीं ट्रिप्सिन लिखा होगा, और क्या पैंक्रियाटिक और तीसरी चीज यहाँ आ गई। तो बोलो 3 चीज इसमें क्या पाई गई, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन, और तीसरी चीज लाइपेज। तीनों के अलग अलग काम भी लिख दिए गए। तो अब यहाँ पर जब पूरी तरीके से फूड एब्जॉर्ब हो गया अपर पार्ट में, देखो इसके 3 पार्ट बताए। अपर पार्ट को क्या बताया था हमने, डुओडीनम, और बोलो बीच वाले को क्या बोला था, ठीक है, जेज्यूनम।
और सबसे बाद वाले को इसको क्या बोला था, इलियम। 3 पार्ट है। तो सबसे पहले डुओडीनम तक सब खाना एब्जॉर्ब हो गया। अब वो किन किन फॉर्म में बताओ, डिओडीनम के आगे, अब यहां से जब इधर आएगा तो किस किस फॉर्म, अब वो ब्रोकन डाउन हो चुका है। तो तीसरी चीज है क्या, अब उसका एब्जॉर्प्शन होना है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए इस हिस्से में बहुत सारा माइक्रोविली स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसमें उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। वो उसको लार्ज सरफेस एरिया दे देते हैं। जो इंटेस्टाइन है ना, उसमें क्या चीज होगा बताइए, ये देखो, नाउ विली इन इंटेस्टाइन, तो जो ये ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये देखो, कैसा देख रहे हैं इंटेस्टाइन, ये कुछ और ही दिख रहा है। लाखों करोड़ों मिलियन, फिर से देखो, आप देख रहे हैं कैसा मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये खाना खाने के लिए तैयार बैठे, खाना टूट के आए और हम एब्जॉर्ब कर लें। अच्छा, इनके पीछे क्या है, ब्लड है क्या, वो जो फिंगर सा स्ट्रक्चर है उसके अंदर अंदर ब्लड है, इधर से खाना एकदम खींच रहे हैं। ये देखो, अमीनो एसिड आ रहा है, Lipids pass instead Fatty through the acid. tube to enter the lymphatic system. ग्लूकोज, Fats that have been broken down जब ये into सब आ रहा है, monoglycerides and fatty acids are फैटी एसिड तो absorbed ग्लिसराइड है into कि parasites and ग्लिसरॉल, alveoli. वो भी आ गया, लो अंदर चला गया। They are reassembled into triglycerides, वो mixed बाद में with देखेंगे। cholesterol, and encapsulated in a phospholipid apolipoprotein outer shell. तो आपने This स्ट्रक्चर new तो देख लिया complex ना, called आगे the देखो, chylomicron तो अब acts to देखेंगे solubilize hydrophobic तीसरी चीज, lipids. एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन की ये हमारा थर्ड स्टेप है, एब्जॉर्प्शन। व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन, जब फ्रूट जो फूड है ना उसका कैटाबोलिज्म हो चुका है, तो उसको ले जाओ। एनाबोलिज्म सेल में होगा, वहीं सिंथेसिस सब कुछ सेल में होती है, तोड़ के भेज दिया, सेल बनाता रहे, वहाँ डीएनए की मदद से एनिमल प्रोटीन बनेगा। डीएनए के पास कोड है नए प्रोटीन बनाने का, और कोई थोड़ी ना बना सकता है, उसके पास प्रोटीन। तो व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन, कहां तक टूट गया बोलो, इन डुओडीनम। इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इन जनरल तब बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो हमें डुओडीनम लिखना नहीं, बस इतना ही इतना लिखो, ह्यूमन की कई बात नहीं होनी चाहिए इसमें ना। फूड इज ब्रोकन डाउन, इट इज इनटू, किसमें टूटा बोलो, क्या एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, और बोलो ग्लूकोज में टूट गया, ग्लूकोज, फैटी एसिड पर ग्लिसरॉल लिखो, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, इन्हीं सब में टूटा है ना। ये प्रोटीन से टूटा, ये कार्बोहाइड्रेट से टूटा, ये फैट से टूटे। नाउ इट इज रेडी टू गेट एब्सॉर्ब, now it is absorbed, now it is absorbed by thousands of finger like structures is ready, now it is absorbed by body। अब यहाँ ये नहीं लिखेंगे, जब ह्यूमन की बात करेंगे तो ये या ऑर्गेनिज्म। तो इसका अब क्या हुआ बताइए, एब्जॉर्ब हो गया। अब इसके पीछे जो हर मिली है, क्या उसमें ब्लड होगा, और वो जो ब्लड ने इससे सब कुछ ले लिया, तो ब्लड क्या अपने पास रखेगा कि कुछ और करेगा, ये ब्लड है, इसको भेज देगा हार्ट के पास, कहेगा लो हम सब इकट्ठा करके लाए हैं, हार्ट कहेगा अच्छा सब ले आओ, चलो पंप करते हैं, पंप करेगा, धक 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 पंप करेगा और सब जगह भेज देगा। क्या इस चीज को क्या कहेंगे बताइए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एब्जॉर्प्शन का अगला स्टेप क्या है, सो जब तो इट इज एब्जॉर्ब्ड एट इंटेस्टाइनल साइट, कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, इंटेस्टाइन में, एंड ट्रांसपोर्टेड टू कहाँ पे होगा, कार्डियक साइट। ठीक है, हार्ट कार्डियक साइट है ना, कार्डियोलॉजी क्या होता है, हृदय रोग संस्थान, तो कार्डिया में भेज दिया गया ना। अब चौथी चीज क्या लिख दें, ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन। अब जरा देखो, तो संग्रहण बता दिया तुमको, पाचन बता दिया, अवशोषण बता दिया, अब संवहन की बात है। दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। व्हेन फूड इज एब्जॉर्ब, किसने एब्जॉर्ब किया होगा नमन? इंटेस्टाइन में कौन सा स्ट्रक्चर, उसका नाम बताओ? विली, माइक्रोविली, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसका क्या नाम था? विली, ठीक है ना? तो विली है ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पाया जा रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम है? विली। चूंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं तो इनको माइक्रोविली भी कहा जा सकता है। तो व्हेन फूड इज एब्जॉर्ब एट इंटेस्टाइनल साइट, किसके द्वारा? बाई ब्लड। ब्लड नहीं एब्जॉर्ब किया होगा, माइक्रोविली के दूसरी तरफ तो ब्लड ही था। नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल वाया हार्ट। हार्ट इज ए पंप, पूरी तुम्हारी बॉडी में भी एक पंप है जो हार्ट को पंप कर रहा है। नाउ इट इज ट्रांसपोर्टेड, कहाँ ट्रांसपोर्ट किया गया बताओ? बोलो सुजन, सेंटेंस कंप्लीट करो। कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, वहां भेजना है उसको। वो डिलीवरी साइट है, हर घर में भेजना। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स वाया पंपिंग ऑर्गन हार्ट। किसके द्वारा भेजा जाएगा? हार्ट। सेल में ही तो काम है ना इसका, और कहाँ काम है? इन सब चीजों का सेल में काम है, वहां इसका एनाबॉलिज्म होना है। अभी तो तुमने यहाँ कैटाबॉलिज्म कर डाला, अब क्या इनसे एनिमल प्रोटीन और सब चीज ग्लाइकोजन नहीं बनाओगे? तो अब पांचवी चीज क्या बताई गई? नाउ नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन। ये परिवहन है, अब समझन आता है। फिफ्थ इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का क्या मतलब है? एवरी सेल ऑफ बॉडी एब्जॉर्ब्स दीज न्यूट्रिएंट्स। तो जो सेल है, देख लो ये सेल है। अब सेल के पास जब ब्लड आएगा तो सेल के पास यहाँ पंप लगे हुए हैं। पंप ऐसे लगते हैं, देखो ये है पंप। तो जब इसको पार्टिकल ये देगा तो ये टक से पलट देगा, घूम जाता है अपनी जगह पे। जैसे यहाँ पे इसके पार्टिकल जुड़ा, घूम गया, अंदर आ गया, अंदर पड़ फिर आगे बढ़ा, घूमता है, ये बार बार घूमता रहता है। समझा? जैसे ही पार्टिकल अंदर इसमें चिपका इसकी साइड पे, रिसेप्टर साइड पे, तो ये अंदर आ जाएगा, अंदर देके फिर से आ जाएगा नया लेंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से अंदर आएगा। तो एसिमिलेशन का क्या मतलब है कि नाउ दीज न्यूट्रिएंट्स, इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया वहां तक। नाउ दीज न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय सेल, है ना, एंड यूटिलाइज्ड इट for the growth and life processes of body. So until it becomes part and parcel of body, assimilation is not completed. जब तक ये शरीर का अभिन्न अंग ना बन जाए, अब ये जो प्लांट प्रोटीन है, जब तक ये एनिमल प्रोटीन ना बन जाए तब तक इसे एसिमिलेशन नहीं कहा जाएगा। जब तक वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा ना बन जाए। तो सेल में जाने के बाद सेल उसके साथ कुछ करती होगी, पता नहीं क्या करती होगी, उसका कुछ एनाबॉलिज्म करती होगी, और जब तक ये पार्ट एंड पार्सल ना बन जाए तो उसे कहेंगे। ठीक है कि नहीं? तो सेल एब्जॉर्ब्स दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यूटिलाइज फॉर, कुछ चीजों को तो एनर्जी के लिए यूज करेगी। भाई अगर ग्लूकोज पहुंचा है तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देगी? माइटोकॉन्ड्रिया देगी, बनाओ एनर्जी, आ गया खाना। और कुछ को ग्रोथ के लिए, लिपिड आया है, प्रोटीन आया है, फैटी एसिड से फिर से बना देगी लिपिड, उसी से तो बनता है सब, वापस चलो तो फिर से नहीं बना देगी। तो यूटिलाइज फॉर एनर्जी एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ग्रोथ। तो इस काम में उसे यूज करेगी। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, is called assimilation। इसको एसिमिलेशन कहा जाएगा। ये पांचों स्टेप लिखो। Sir,
स्टेप 5 कैसे समझा दो? कौन सा स्टेप 5 स्टेप 5 समझो। मान लीजिए ये खाना यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा, तो हर सेल के चारों तरफ ब्लड कैपिलरी घिरी हुई है। ये देखो ब्लड कैपिलरी सेल के चारों तरफ आ रही, सामान दे रही इसको ऐसे। तो जब इसके पास आएगी तो बहुत सारे रिसेप्टर से गुजरेगी, रिसेप्टर उनको बाइंड कर लेगा। किसको बाइंड करेगा बताओ? दैट इज C6H12O6। वो भी तो लेके आई थी, नहीं सारी चीज़ें थी कि नहीं, ग्लिसरॉल ग्लूकोज सब आएंगे, जो भी आया तो इसको वो अंदर डाल लेगी और अब वो कहेगी अब ये मेरा हिस्सा हुआ। जब तक वो सेल में नहीं गया तब तक एब्जॉर्प्शन मतलब उसको तब तक एसिमिलेशन नहीं माना जाएगा। हर चीज़ जब सेल के अंदर डाल दी गई अब वो सेल का अभिन्न हिस्सा हो गई। ये एक तरीके का प्रोवर्ब है, अनटिल इट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल। जैसे जब माँ चलती है तो माँ के यूट्रस में जो बच्चा है वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। तो उसी तरीके से जब उस सेल के अंदर जो भी चीज़ पहुंच गई तो क्या वो उसी का हिस्सा नहीं हो गई? अनटिल इट बिकम पार्ट एंड पार्सल, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि एसिमिलेशन हुआ है। हार्ट के पास रहने पे भी पार्ट एंड पार्सल नहीं है, ब्लड कैपिलरी में भी पार्ट एंड पार्सल नहीं। जब वो दे आए, जब तक अमेजन से तुम्हारे घर में डिलीवरी ना हो जाए तब तक वो सामान क्या तुम्हारा हुआ? आ गया, तुम खोलो, बंद करो, उसका यूज़ करो, मज़ा करो। तब तक जब तक ना कर सको तब तक कहाँ पार्ट एंड पार्सल? आने के बाद कोई क्लेम नहीं है, नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लेना कहीं से, तो इंजेक्शन हुआ, दुकान से उठाया गया, वो फिर जो भी चीज़ हुई हो। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो दीज आर द 5 स्टेप्स। क्या देखो इसमें आपको ऐसे ही लिखना है, ये तीनों लिखना है, ये ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इतना लिखोगे तब जाके हम ह्यूमन डाइजेशन बता पाएंगे। इसमें तो और भी कुछ है, तो बेसिक चीज़ तो इतनी सीखनी पड़ेगी ना। Now, how nutrition takes place amoeba and amoeba is having irregular shape, इसका irregular shape होता है। It is unicellular, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब वेल डिफाइंड है, इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स है ना। तो यूनिसेलुलर है, एक सेल है, और वो भी यूकैरियोटिक का मतलब सारे सेल ऑर्गेनल्स इसके पास हैं। अरे इतनी देर तुम लोग पढ़ाई नहीं कुछ जैसे यूनिसेलुलर, ऐसे तो कैसे हम समझा पाएंगे? तो बहुत बेसिक चीज़, कोई मैथ्स तो थी नहीं। हम खाना डाइजेस्ट करते वही था, वो भी नहीं समझ में आया। इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका इररेगुलर शेप होता है। तो when food particle comes near it, तो ये क्या करेगा? It extend its pseudopodia around it। तो इसके पास में कोई फूड पार्टिकल आया है, आप फूड पार्टिकल को पैरामीशियम भी कह सकते हो, जैसे हमने अभी देखा था, या फूड पार्टिकल भी ठीक है, इसका न्यूक्लियस बनाना है। when food particle comes near it,
it extend its pseudopodia. Pseudo का मतलब false होता है और पोडिया का मतलब फीट होता है, तो pseudo that is false पोडियम, जो जिस पर ये पोडियम है, जो पैर रखने के काम में उसे पोडियम कहते हैं, ये पोडिया है। तो मैं पोडियम में इस समय खड़ा हूँ, तो दैट इज फीट। तो इट एक्सटेंड इट्स स्यूडोपोडिया दैट इज फॉल्स फीट अराउंड इट एंड एंगल्फ इट, उसको ये एंगल्फ कर देता है। यही तो इंजेक्शन है, इंजेक्शन पूरा हो गया। तो अगले स्टेप में इसने इसको एंगल्फ कर लिया है ना, ये एंगल्फ हो गया, ये न्यूक्लियस एंगल्फ करता था। नाउ फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड इनसाइड इट, food vacuole is formed inside amoeba. Now it secretes strong digestive enzymes on food. Now it's अब digestion शुरू हुआ, यहाँ इंजेक्शन हो चुका। Now it secretes strong digestive enzymes over it, and food is broken down into simple nutrients, simple food वो होता है ना न्यूट्रिएंट्स के लिए, and food is broken down, हमें ज़्यादा नहीं बताना है, बस food is broken down, ये टूट गया। अब जब फूड ब्रोकन डाउन हो गया, नाउ अब जरा देखो, ये अमीबा है, ये साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब फूड ब्रोकन डाउन हो गया तो आपकी बुक में क्या लिखा है, जो सिंपलर फूड सब्सटेंसेस, इस जब फूड ब्रोकन डाउन हो गया ना तो इसको डाइजेस्टेड फूड कहा जाए। पहले फूड था और जब तुम्हारे डुओडेनम से गुजर गया, अब उसको क्या कहेंगे, डाइजेस्टेड फूड। क्या कहा जाएगा, डाइजेस्टेड फूड। नाउ डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, बुक की लैंग्वेज बताना, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन साइटोप्लाज्म। ये सब साइटोप्लाज्म तो है, तो कहाँ गया, पढ़ो, हाउ न्यूट्रिशन लिखा है कि नहीं, बुक में पढ़ो। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन साइटोप्लाज्म, बुक में लिखा है उत्तर के नहीं, साइटोप्लाज्म हो गया। तो अब ये जो चीज हुई है, तो इससे इसमें आ गया, ध्यान दीजिए ये यूनिसेलुलर है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, इसमें 40 है ट्रांसपोर्टेशन का होगा। कोई इसके पास ब्लड सेल है क्या, ब्लड है क्या, कैपिलरीज है, तुरंत वहाँ से अंदर गया, वहीं एसिमिलेशन भी हो गया। एक बार साइटोप्लाज्म में हो गया, प्लाज्म में, तो वो तो उसका पार्ट एंड पार्सल हो गया, कोई हट की जरूरत है क्या, वहीं से वहाँ पहुँचा दिया बगल ही में, नहीं कि नहीं। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, अब वो पार्ट एंड पार्सल बन गया। जैसे साइटोप्लाज्म में वहाँ हमारे अंदर ब्लड आती है, तब साइटोप्लाज्म में डालती है, और साइटोप्लाज्म में पहुँचते ही उसको चाहे माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करे, चाहे कोई यूज़ करे, चाहे गोल्जी ऑपरेटर्स यूज़ करे, बस वो हो गया पार्ट एंड पार्सल, तो एसिमिलेशन भी हो गया। तो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन साइटोप्लाज्म एंड क्या हो जाएगा, जो वेस्ट है, इसमें अमीबा के लिए हम अलग अलग तो चलेंगे नहीं, तो साइटोप्लाज्म में बन गया, एंड इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अमीबा। जो फूड हो गया वो क्या हो गया, इट इज पार्ट ऑफ सेल, ये सेल का पार्ट बन गया है। वॉट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब, देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि मान लीजिए ह्यूमन के डुओडेनम से जेजुनम गया और इलियम तक आते आते जो एब्जॉर्ब होना हो गया, और जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ वो अब चलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ये देखो इलियम है, इलियम से इलियम तक आते आते मान लो बहुत सारी चीज़ें नहीं एब्जॉर्ब हुई,
तो दैट इज नोन एज वेस्ट, उसे क्या कहेंगे? वेस्ट। तो वो वेस्ट अब किस में जाएगा बताओ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम इट फॉर बॉडी यूटिलाइजेशन। बात समझ में आ गई? हाँ तनिष्क बताओ लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है? वास्तव में तुम 1 घंटे से सुन ही नहीं रहे, तुम तभी तो एक लाइन लिख के दिए, अपना खाना कैसे पच रहा है वही तुम नहीं सुनने में इंटरेस्टेड हो। बोलो लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है? कितनी सरल भाषा बता रहा हूँ, वो उधर ध्यान दे रहा है, इधर उधर पेन से कर रहा है, कुछ कर खेल कर रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स, वहाँ तक आ गया। जब लार्ज इंटेस्टाइन ने इसका मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, नाउ फूड बिकम्स सेमी सॉलिड। जब तक वाटर नहीं एब्जॉर्ब था तब तक वो घुला हुआ था, लेकिन पानी के एब्जॉर्ब होते ही क्या हो गया बताइए? सेमी सॉलिड। इट रिमेन्स इन रेक्टम अंटिल इट इज डेफिकेटेड। जब तक ये बाहर नहीं फेंक दिया जाता, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, इट रिमेन्स इन रेक्टम। एंड वहाँ पर बॉडी में एक स्फिंक्टर मसल है जो ब्रेन को देती है, ब्रेन उसको मैसेज देता है कि जब वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्रेन मैसेज देती है कि यू ओपन अप एंड डेफिकेट द बॉडी एंड क्लीन द बॉडी। तो उसके लिए रेक्टम के बाद एक एनस आता है, दैट इज ओपनिंग ऑफ द बॉडी थ्रू विच द वेस्ट इज डेफिकेटेड। तो ऐसा इसमें भी कुछ होना चाहिए। सो अब बताइए कि 2 चीजें तुमसे पूछी गई, बताओ रेक्टम क्या करता है और एनस क्या करता है? हाँ बताइए। एनस उसको डेफिकेट, ठीक है नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। सो एंड इट इज पार्ट ऑफ द सेल। तो ये पार्ट ऑफ द सेल है, पार्ट एंड व्हाट एवर इज नॉट एब्जॉर्ब। अब आगे की बात जैसे हमने इसमें बताई थी, इज कॉल्ड वेस्ट एंड इट रिमेन्स इन वेस्ट वैक्यूम। तो आगे का देखो फिगर। तो अब यहाँ पर क्या होगा बताइए अमीबा में, कि इसमें ये समझो ये वेस्ट है, ये क्या है? और ये वेस्ट वैक्यूल है, वेस्ट वैक्यूल। और वेस्ट वैक्यूल को ये जो अमीबा है अपने अंदर ज़्यादा देर नहीं रखेगा, इसे क्या कर देगा बताओ? इसे विथ वाटर, इसके अंदर वाटर और भी कुछ भरा होगा, तो इसने यहाँ से यहाँ तक आते आते इसका इंजेक्शन हुआ है। इंजेक्शन के बाद इस पर ये एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स इसमें भेजे जा रहे हैं, और यहाँ इसका क्या हो गया बोलो? डाइजेशन हो गया। और डाइजेशन के बाद क्या हुआ? डाइजेशन भी हुआ होगा, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी हो गया होगा। ये डाइजेशन का ही तो प्रोसेस है। डाइजेशन हो गया। अब इसके बाद यहाँ इसका क्या हुआ? इजेशन। समझ में आ गई बात? When amoeba takes something inside its body, it is called endocytosis. Endocytosis is of 2 types. When it drinks water, takes water, it is pinocytosis. When it takes food, it is phagocytosis. तो एंडोसाइटोसिस के क्या 2 पार्ट हैं? ठीक है, सेल के अंदर कुछ भी लिया गया तो एंडोसाइटोसिस, सेल के बाहर भेजा गया तो एक्सोसाइटोसिस। समझ में आ गई बात? तो एंडोसाइटोसिस के भी 2 पार्ट हैं, पानी पिया तो पिनोसाइटोसिस, खाना खाया तो फैगोसाइटोसिस। सही है? तो चलो इस बात को लिख रहे हैं, पार्ट ऑफ द सेल। व्हेन समथिंग इज टेकन इनसाइड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी डेफिनेशन अलग से पूछी जाती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, उसके आगे नहीं होगा, ये अलग से इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। समथिंग अंदर लिया गया तो एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ 2 टाइप्स, इज ऑफ 2 साइड्स। तो जब भी कुछ अंदर लिया गया तो इसे इंजेक्शन भी कह सकते हैं। इसको एंडोसाइटोसिस इंजेक्शन भी तो कहा जा सकता है ना। हमें अमीबा के लिए इंजेक्शन नहीं, हम लोग का तो इंजेक्शन कुछ और ही है, माउथ में लेना। अब जरा देखो, एंडोसाइटोसिस ऑफ 2 टाइप्स। So taking water inside, तो इसे कहेंगे पिनोसाइटोसिस। एंड टेकिंग फूड इनसाइड
is called phagocytosis. अब जरा आगे की बात करें कि whatever is not absorbed, वो क्या होगा, is called waste. Whatever is not absorbed is called waste, and it remains in waste vacuole. ठीक है, it is soon, जैसे ही absorption और assimilation हो गया, thrown out of body. This is called digestion. इसे क्या कहेंगे, digestion, उत्सर्जन, बाहर निकाल दिया, उत्सर्जित कर दिया. How? Now in paramecium, अमीबा में कोई रेगुलर साइट नहीं है कि यहीं से खाना खा जाएगा, जहाँ भी पार्टिकल है वहीं घेर लिया. अभी देखा नहीं था तुमने कैसे पैर, वहीं पे तो उसका पैर फॉल्स फीट बढ़ा लिया. अमीबा पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, और उसमें मैं अगर सिर्फ न्यूक्लियस बना रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें सिर्फ न्यूक्लियस ही होगा, और भी चीज़ें होंगी, बट न्यूक्लियस प्राइम है तो दिखाना जरूरी है. इसमें माइक्रोविली की तरह बहुत सारे सीलिया होते हैं. ये देखो, ठीक है, तो सीलिया में अगर यहाँ कोई फूड पार्टिकल फंस गया, ये फूड है, तो हमने आपको पहले ही बताया अमीबा खाएगा पैरामीशियम को, पैरामीशियम यूग्लिना को खाएगा, यूग्लिना क्लाइमेडोमोनास को खाएगा. ये बात बताई कि नहीं, या वीडियो में भी दिखा दिया कि नहीं दिखा, देखा कि नहीं आपने देखा ना. पैरामीशियम खा लेगा यूग्लिना को, पैरामीशियम आपने देखा कि नहीं, और यूग्लिना और क्लाइमेडोमोनास और देख लो तो पता चल जाएगी उनके पूरा. तो इसके पास यूग्लिना आया है, ये देख लो, मैं एक बार फिगर दिखा दूँ तो शायद पता भी चल जाएगा. यूग्लिना एंड क्लाइमेडोमोनास, तो ये है, इसमें दोनों तुम्हें दिख रहे हैं, ज़्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं. जो लंबा वाला यूग्लिना है वो पैरामीशियम से भी छोटा है, और उससे छोटा कौन है, क्लेमाइडोमोनास. समझ आ गई बात नहीं, जो वो गोल गोल थे वो क्लेमाइडोमोनास है. तो कोई फूड पार्टिकल आया होगा इसके पास, तो वो इसको ना अपने सीलिया से कहाँ ले जाएगा, ये इसका माउथ है. सो देखो अगली लाइन बुक में लिखी जहाँ अमीबा खत्म हुआ है कि पैरामीशियम इट इज नॉट लाइक अमीबा, फॉर पैरामीशियम इट इज टेकन टू इट्स माउथ, द साइट ऑफ इंजेक्शन. इसका ये माउथ है, और माउथ के थ्रू ही लिया जाएगा, लिखा है कि नहीं. सो फॉर पैरामीशियम, इन पैरामीशियम, ठीक है, इट हैज, क्या होगा बोलो, it has various hair-like structure in its body to move the food up to mouth. वो उसको ऐसे से करके लहराते हुए कहाँ तक ले जाएगा, वो तक. So it has hair-like structure which moves the food up to माउथ, इसके माउथ तक ले जाते हैं. देयर इट इज इंजेस्टेड, देयर इट इज इंजेस्टेड, देख लीजिए. नाउ अब अगली बात देखो कि फर्दर फूड इज डाइजेस्टेड लाइक अमीबा, जैसे अमीबा में हो रहा था, and the waste is thrown out through the same opening from where food is ingested. समझ आई बात, फिर से समझो. ये देखो, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये कभी आपने छोटी क्लास में पढ़ा, हाइड्रा.
जिसको काटो तो वो फिर क्या होता है, वो ग्रो कर जाता है, ऐसा होता है कि नहीं। ये हाइड्रा है, हम दिखा भी देंगे, हमारे पास रखा है, फिर समझो ये हाइड्रा है। हाइड्रा में ये इसके टेंटेकल्स हैं, बाल हैं, इन्हीं से वो खाना पकड़ के मुंह में डाल लेता है। और जो इसका माउथ है अमन, वही इसका एनस भी है, वहीं से खाएगा, वहीं से वेस्ट निकालेगा। इस सिस्टम को क्या कहते हैं बताओ? इस सिस्टम को कहते हैं, पेट को कहते हैं गट, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड गट सिस्टम। जहां से खाया वहीं से निकाल। हम लोगों की बॉडी में माउथ और एनस सेपरेट है, हम लोगों का ओपन गट सिस्टम है। इसीलिए तो तुमने देखा होगा ना कि टीवी में लोग कहते हैं अरे पूरा एक ऊपर से नीचे ट्यूब ही तो है, लाओ कांच खा लो, प्लास्टिक खा लो, सब खा पी रहे हैं और वहाँ शो में पैसे कमा रहे हैं। उनको मालूम है कांच भी खाएंगे तो गट है सब निकाल देगा, कुछ जो एब्जॉर्ब होना है हो जाएगा, जो नहीं एब्जॉर्ब हुआ वो वेस्ट है, वो निकल जाएगा। तो उनको मालूम है ये बात। कोई चिंगम निकल गया, डॉक्टर कहता है अरे कोई बात नहीं, ओपन गट सिस्टम है, नो वरी। अरे नहीं सर उसने चिंगम, अच्छा चिंगम निकल लिया, लो डाइजीन खिला दो, लाओ 600 रुपया। उसको मालूम है, लेकिन मूर्ख तो बनाना ही है, जिसको नहीं पता ओपन गट सिस्टम है उसने बना दिया मूर्ख। उसको मालूम है कांच की गोली भी खा ली तो निकल जाएगी, वही पूरी की पूरी, लेकिन जब फंसोगे तो फिर पैसा भी नहीं पड़ेगा। जिसको मालूम है नहीं देगा। अब समझो बात को, ठीक है कि नहीं? तो हाइड्रा का कैसा है बताइए? क्लोज्ड गट सिस्टम, माउथ इज द एनस ऑल्सो, यहाँ अलग से एनस नहीं बना है, तो यही माउथ है और यही क्या है, एंड एनस सेम। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं बताइए? क्लोज्ड गट। गट इनका खुला हुआ नहीं है, गट का मतलब स्टमक से ही होता है सिस्टम। और पैरामीशियम में कैसा है, ओपन गट है कि क्लोज्ड गट? क्योंकि जो उसका माउथ है वही उसका एनस है। तो आगे की बात क्या लिखें? There it is ingested after digestion similar to amoeba, वो तो खुद ही तुम लिख लोगे, ठीक है? The food waste is thrown out from the same opening through which it is ingested, so it has closed gut system. Okay? After digestion, डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, अमीबा में भी हुआ है, यहाँ से तो एब्जॉर्ब हुआ है ना, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ। आफ्टर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इसके अलावा एसिमिलेशन भी हुआ। देखो डाइजेशन है, इसी को तुमने क्या कहा, जो यहाँ से एब्जॉर्प्शन, इसके लिए कोई विधि जैसा स्ट्रक्चर नहीं, यहीं से एब्जॉर्ब हुआ, यहीं से इसका पार्ट एंड पार्सल, तो जो एब्जॉर्प्शन है वही एसिमिलेशन भी सेम ही तो है। अब क्या होगा? वॉट एवर इज लेफ्ट, वॉट एवर इज लेफ्ट, उसे क्या कहोगे? इट इज कॉल्ड फूड वेस्ट एंड it is thrown out from where, from the opening, उसी ओपनिंग से फेंका जाएगा। from where, from the opening from where it is ingested। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जब पूरी तरीके से समझोगे तो कोई एमसीक्यू गलत नहीं होगा कि क्या है, कितने प्रोसेस होते हैं अमीबा में, कौन सा नहीं होता है, कैसा सिस्टम है, ये सब क्वेश्चन है एमसीक्यू। तो बहाने से आप समझ लो और उससे एमसीक्यू भी आ जाए। सो इट हैज, कैसा है बताइए? क्लोज्ड गट। अब गट भी बोलना ठीक नहीं है, तो सिंगल सेल उसमें कह दो उसके पेट भी है तो अच्छा नहीं है, इसलिए बस इतना ही, बस ठीक है कि नहीं? वो हाइड्रा में बोलेंगे, हाइड्रा मल्टी सेलुलर है, वहाँ बोलना ठीक लगेगा कि गट भी है। सिंगल सेल में कह दो उसके तो पेट है, नाक है, कान है, सिंगल सेल में क्या बता दोगे, तो वो अच्छा नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि डिस्कस न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम, और दोनों का डायग्राम बना देना। तो ये फूड का लोकोमोशन हो रहा है और यहाँ से फूड का क्या हो रहा है, समझ आ गया? कुछ चीज़ें आज के लिए रख देते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, तो इसमें इस प्रोसेस को लिखना, ये सब क्या है, ये सब लिख देना।
discuss nutrition in amoeba and paramecium. Sir, amoeba में last बोलो last वाला था. digestion. ये तो आउट हो गया, ये वेस्ट है बस. विद डायग्राम. चलो इतना करो, यही आज के लिए होगा, फिर छुट्टी हो जाएगी. डायग्राम बनाना है. ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. हाँ उधर देखो. ठीक है, स्टार्ट कर.